Hello everyone, welcome back to Line Series Academy, and today we are in our second lecture of this series which is a UPSC marathon series. So इससे पहले सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके पॉलिटी से रिलेटेड थे, जहाँ पे हमने DPSP सोशल कॉन्ट्रैक्ट सी चीज़ों को भी डिस्कस किया था बहुत डीपली। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। इसका पैटर्न भी आपका सेम रहने वाला है, 10 क्वेश्चंस का सेट। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे आपको पॉज करना है, अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे नोटबुक में, बट अटैम्प्ट करना है और फिर अपना स्कोर चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फायर रेडी फार्मूला। आपको फायर रेडी फार्मूला के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी डेवलप बाय UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वाइल्ड फायर्स। Second statement, the formula envisages the country to spend more on fire response as compared to prevention, preparedness and recovery. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 or 2। ये आपके ऑप्शंस ये कहते हैं, स्टेटमेंट ये कहता है, पहला स्टेटमेंट का कहना ये है कि जो फायर रेडी फार्मूला है ये UNEP ने इसको डेवलप किया है, जो कि वाइल्ड फायर्स जो होती हैं इनको एड्रेस करने के लिए लाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये फार्मूला जो है कंट्रीज़ को और ज़्यादा स्पेंड करने के लिए बोल रहा है फायर रिस्पॉन्स के ऊपर एज़ कम्पेयर टू जो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिकवरी है उस पर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। आंसर हियर इज़ ए, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आपका UNEP का ही स्ट्रैटेजी है जो उसने बनाई है और ये वाइल्ड फायर्स को एड्रेस करने के लिए ही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज़ को ये जो फॉर्मूला जो बात कहता है ये स्पेंड करने के लिए नहीं कह रहा है, जब इसके अलावा ये आपका प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिकवरी पे फोकस करने की बात कर रहा है। तो इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 66% जो स्पेंडिंग है वो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिकवरी पे करने की बात कर रहे हैं और 34% जो स्पेंड है वो ये रिस्पॉन्स पे करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने की बात कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी, सो विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताना है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्लैश आर इनकरेक्टली मैच। ओके, आपको इनकरेक्टली बताना है। देवास्थल ऑब्जर्वेटरी हिमाचल प्रदेश, हैनले ऑब्जर्वेटरी लद्दाख, मिराक ऑब्जर्वेटरी केरला। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्टली मैच है। आपके ऑप्शन हैं 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 and 3। इसमें से कौन सा है जो आपका गलत स्टेटमेंट है, गलत मैच हो रखा है, आपको वो बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं और स्पेशली साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बहुत इजी पता होगा, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इजीली हो जाता है फिर ये। तो इसमें अगर आपको आंसर चेक करना हो तो अगर आपने एक भी पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि जो मिराक ऑब्जर्वेटरी है ये आपकी केरला में नहीं है। इसका मतलब थर्ड तो आपका आंसर होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड से रिलेट कर रहते हैं या फिर जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि जो देवास्थल ऑब्जर्वेटरी है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, आपका 1 और 3 दोनों गलत होता है। और सेकंड स्टेटमेंट हैनले ऑब्जर्वेटरी ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका लद्दाख में। सो इसको एक एक करके देखते हैं। देवास्थल ऑब्जर्वेटरी जो है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड के, जिसको कौन मैनेज करता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इसको मैनेज करता है। याद रखिएगा ये 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और ये लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है एशिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एशिया का लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। ये देखिए ये इसकी पिक्चर है जो कि आपको नैनीताल में देखने को मिलेगी। अगली ऑब्जर्वेटरी देखते हैं, हैनले ऑब्जर्वेटरी। ये आपका जो है, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था, ये आपका लद्दाख में पड़ता है और डीप पढ़े तो हैनले जो आपकी वैली है लद्दाख की, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। एंड अटॉप ऑफ माउंट सरस्वती के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक। और इसको ये आपका एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी है ये, जो कि आपकी 4500 मीटर्स अबव मीन सी लेवल के हैं, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, हैनले आपका लद्दाख में पड़ता है।
ये आपकी पिक्चर है हैंडले ऑब्जर्वेटरी की। दास ऑब्जर्वेटरी जैसी मिराक ऑब्जर्वेटरी, ये भी आपका जो है ये भी आपका लद्दाख में पड़ता है, पैंगोंग त्सो लेक के पास आपका देखने को मिलता है। ये याद रखिएगा, ये आपका ग्राउंड बेस्ड 2 मीटर क्लास ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी है, जो कि हमें देखी जाती है यहाँ पे। और ये भी देखा जा रहा है कि स्पेस आदित्य मिशन जो है उसमें भी इसका जो स्कोप है वो देखा जा रहा है। तो 3 है, आपको याद रखना। पहला आपका जो है देवास्थल आपकी उत्तराखंड में है, दूसरा हैंडले आपकी लद्दाख में, तीसरा मेराक आपका लद्दाख में। ये हो गई आपकी मेराक ऑब्जर्वेटरी की पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टेमिस अकॉर्ड। आपको आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है दीज अकॉर्ड विल रिप्लेस द आउटर स्पेस ट्रीटी। क्या जो ये अकॉर्ड्स हैं जितने, ये आउटर स्पेस ट्रीटी को रिप्लेस करेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि दीज अकॉर्ड्स आर बीइंग नेगोशिएटेड अंडर द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के अंडर नेगोशिएट करे जा रहे हैं ये अकॉर्ड्स। क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तीसरा, दीज अकॉर्ड्स एम टू स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ मून ओनली। यानी कि जितने भी आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं ये मून के पीसफुल मिशन और सिविल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात ही करते हैं, सिर्फ मून के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2, 3। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज डी। इट मीन्स आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, जो कहता है कि जो आपका आर्टेमिस अकॉर्ड है आउटर स्पेस ट्रीटी को रिप्लेस करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ बीइंग नेगोशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, गलत, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ बीइंग ड्राफ्टेड एंड इनिशिएटेड बाय नासा विच इज़ अ USA's space agency. Then the third is these accord aim to establish a framework for cooperation in civil exploration and peaceful mission of moon only. So this is a wrong statement because they are focusing or they are targeting moon and other astronomical objects in the space also. So these three statements are wrong. Let's see about Artemis Accord. It is an international agreement between the government participating in Artemis program, which is an American-led effort to return humans to moon by 2025 with ultimate goal of expanding space exploration. इसका मतलब ये है कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है कि एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट्स के बीच में होने वाला है, उन गवर्नमेंट्स के बीच में जो कि आपका आर्टेमिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी। ये प्रोग्राम कौन लीड कर रहा है, ये प्रोग्राम लीड जो है वो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की नासा कर रही है। और इनका जो मोटिव है वो क्या है कि मून में 2025 तक वापस से ह्यूमंस को भेजना। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो कॉपरेशन, सिविल एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। सो ओनली मून के बारे में बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, और के बारे में भी बात किया गया है। और यहाँ पे अगर आप इसमें एक और चीज़ देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अकॉर्ड है आपके, ये आपके 2020 में साइन हुए थे और इसमें आपकी 8 कंट्रीज़ आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, द यूनाइटेड अरब अमीराट्स, UK, USA। इसके अलावा बाद में इनको सिग्नेटरीज और कौन कौन देखने को मिलता है इसका, यूक्रेन, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, पोलैंड, मैक्सिको, इजराइल। और ये दिस अकॉर्ड रिमेन ओपन फॉर सिग्नेटरी इनडेफिनेटली एज नासा एंटिसिपेट मोर नेशंस विल जॉइन। तो स्टार्ट ये 8 से हुआ था, उसके बाद और ने भी इसे साइन किया और अभी भी वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में और कंट्रीज़ भी इस मिशन को ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन फंजिबल टोकन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था बीच में ये। तो नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, दे आर सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसीज। दूसरा, दे आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरा, द NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स लेजर्स क्लेम टू प्रोवाइड अ पब्लिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से, एंड विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2, 3। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। इसमें अगर आप एक पॉइंट भी कैच करते हैं तो आपको सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स 2 and 3 ओनली।
देखिए जो एक पॉइंट था वो ये था कि आपके नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी के जैसे नहीं होते हैं। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसिल होगा, आपका ए गया, आपका सी गया, आपका डी गया, आपका आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं ये। तीसरा, यहाँ पे जो लेजर है वो ये क्लेम कर सकता है, जो पब्लिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है इसे क्लेम कर सकता है। इनके बारे में बात करें तो इट इज़ अ नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ ब्लॉकचेन एंड अ फॉर्म ऑफ डिजिटल लेजर दैट कैन बी सोल्ड और ट्रेडेड। यानी कि आप इसको सोल्ड भी कर सकते हो, इसका ट्रेड भी कर सकते हो, और ये ब्लॉकचेन में आपका स्टोर होता है। नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट है ये, यूनिक यूनिट्स होती हैं आपकी ये, ठीक है। दूसरा, अगर आप इनकी बात करें तो इनके साथ डिजिटल फाइल्स भी एसोसिएट हो सकती हैं, जैसे फ़ोटोज़, वीडियो, ऑडियोज़, और हर ईच टोकन जो होगा आपका यूनिकली आइडेंटिफिएबल होगा। इसीलिए ये आपको ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं उनसे आपको अलग देखने को मिलता है। और अगर आप इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक पब्लिक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा सकता है ऑथेंटिसिटी का, या फिर प्रूफ ऑफ ओनरशिप। लेकिन 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 जो लीगल राइट है वो यहाँ पे हमेशा अनसर्टेन रहेगा। जो पब्लिक सर्टिफिकेट है वो तो प्रोवाइड हो सकता है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप की, अभी उसका ओनर कौन है, लेकिन उसका जो लीगल राइट होगा वो हमेशा अनसर्टेन रहता है। इसके अलावा NFTs डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द शेयरिंग और कॉपिंग ऑफ अंडरलाइंग डिजिटल फाइल्स, do not necessarily convey the copyright of digital files, and do not prevent the creation of NFTs with the identical associated file। तो ये इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि काफ़ी सोचने लायक है कि ऐसी चीज़ें भी इसमें आपकी होती हैं कि लाइक ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि जो इनके साथ फाइल्स आ रही हैं, डिजिटल फाइल्स आ रही हैं, इनका शेयर और कॉपी करा जाए या ना करा जाए, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिगजैग टेक्नोलॉजी। आपको जिगजैग टेक्नोलॉजी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस पोल्यूशन इन ब्रिक क्लिन्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज इन दिस टेक्नोलॉजी ब्रिक क्लिन्स आर अटैच्ड विद अ जिगजैग शेप्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड डक्ट विच रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस। डन। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 और 2, कि जिगजैग टेक्नोलॉजी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला ही कह रहा है कि ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए है ब्रिक लिंच में। दूसरा ही कह रहा है कि जो ब्रिक लिंच के साथ जो जिगजैग शेप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी इसमें अटैच की जाएगी, जिससे कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज आंसर। आंसर हियर इज ए, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत इस तरफ जाता है। पहली बात, जिगजैग क्लेंस में आपका क्या होता है, ब्रिक्स जो हैं आर अरेंज टू अलाउ हॉट एयर टू ट्रैवल इन जिगजैग पाथ, इसलिए आपको नाम जिगजैग देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो एयर लेंथ होगी जिगजैग की, एयर पाथ की, वो 3 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र है वो इम्प्रूव होगा फ्यूल गैस से ब्रिक्स की तरफ को, और जो पूरा ऑपरेशन है वो इसमें आपका एफिशिएंट बन जाता है, ठीक। तो कहीं से कहीं तक आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे जो ये बात कर रहा है कि पॉल्यूशन को रिड्यूस तो करेगा ये, बट यहाँ पे जो ब्रिक लेंस है जिगजैग शेप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में नहीं होगी। ये जिगजैग का मतलब यहाँ पे आपका जो ये एयर ट्रैवल करने के लिए जो आपका स्पेस दिया गया है, इसकी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैकवर्ड क्लास कमीशन। आपको बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल। सेकेंड स्टेटमेंट इज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका केलकर। आपको करेक्ट बताना है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 और 2। और देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर होगा आपका नीदर 1 नॉट 2। देखिए नीदर 1 नॉट 2 इसलिए होगा क्योंकि पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी आपकी जो 1950s के टाइम पीरियड में, 50s का जो टाइम था उसमें बनी थी, जिसमें आपके पहले जो चेयरमैन थे वो आपके काका केलकर थे, ना कि BP मंडल। तो ये आपके आंसर ऊपर होना था। और दूसरी जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी 70s के टाइम पीरियड में, इसमें जो आपके चेयरमैन थे वो थे BP मंडल, ना कि काका केलकर। तो ये जो आपके आंसर्स हैं ये ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, इसलिए आपका ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर हम बैकवर्ड क्लास कमीशन की, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करें तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये आपका ओरिजिनली आपको नहीं देखने को मिलता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है नहीं मिलता है आपको।
पहले इनिशियली आपको ये और आर्टिकल्स में ऐड दिखा था। आर्टिकल 340 में आपको देखा गया था कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए क्या करा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात करी गई थी। लेकिन बाद में इसको नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन आपका अलग से बना दिया गया है। तो इसको आर्टिकल जो है इसका आर्टिकल 338B में ये बताया गया है कि ये बनेगा। कब बना था आपका ये 1993 में आपको ये देखने को मिलता है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बनाया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 2018 में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2018 में आया था। इसके थ्रू आपकी जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन थी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। कौन कौन होगा इसके अंदर? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। कौन अपॉइंट करेगा चेयरमैन को? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। रिमूवल के ग्राउंड्स क्या होंगे? इंसॉल्वेंट हो गया, पेड इन इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अनफिट फॉर ए रीज़न, या फिर आपका मिसबिहेवियर, ये हो सकता है, आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो ये सब आपके जो ग्राउंड्स हैं रिमूवल के, जो आपका चेयरमैन होगा बैकवर्ड क्लास कमीशन का। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म स्टेट एज अंडरस्टूड फॉर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि स्टेट का मतलब पार्ट 3 में जो दिया गया है वो क्या है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑल लोकल और अदर बॉडीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3। स्टेट की डेफिनेशन में क्या आएगा? ओके चलिए, अगर हम बात करें पार्ट 3 जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स विच इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 12 में आपको स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें वो स्टेट के बारे में क्या बात करता है। ठीक, तो जो आपका पार्ट 3 में या फिर आर्टिकल 12 में जो भी स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसमें उन्होंने एक तो गवर्नमेंट के बारे में बोला है, दूसरा उन्होंने बोला है पार्लियामेंट के बारे में, तीसरा जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर है वो आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। इसलिए का मतलब आपका आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3। ओके, अगर आप इसको और अच्छे से एक बार देखना चाहते हैं तो इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, Government and Parliament of India, Government and Legislature of each state, all the local and other authorities within the territory of India or under the control of government। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको आर्टिकल 12 में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें तो ये इसमें ये भी कहते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर के थ्रू काम कर रही है या फिर गवर्नमेंट उसको एड प्रोवाइड कर रही है या फिर किसी भी तरीके से वो एक हिस्सा बन के काम कर रही है, फिर चाहे वो प्राइवेट बॉडी क्यों ना हो, वो आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर में आएगी ही आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। पहला, दिस आर्टिकल इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन practice of untouchability on the state only। दूसरा, the Protection of Civil Rights Act 1955 has been enacted to enforce this article of the Constitution। तीसरा, the term untouchability has been defined by the Protection of the Civil Rights Act। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, और यहाँ पे एक एक करके आप इसमें देख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि जो आर्टिकल 17 है, इस आर्टिकल में जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ स्टेट के ऊपर लगाई गई है। दूसरा ये कहता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, यहाँ पे ये क्या करता है, इस आर्टिकल को एनफोर्स करता है। तीसरा आपका ये कह रहा है कि जो टर्म है अनटचेबिलिटी, ये कौन डिफाइन कर रहा है, ये आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है वो इस टर्म को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपका ठीक है, बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके गलत हो जाते हैं। देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है ये ना सिर्फ स्टेट पर एबोलिश करने की बात करता है आर्टिकल 15, बल्कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं उस पर भी ये इसको रोकने की बात करता है।
ठीक, इसीलिए आपका जो है ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये सिर्फ स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये गलत हो जाता है, ये स्टेट को ही नहीं इंडिविजुअल को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, पर्सन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक, दूसरा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि आर्टिकल जो 1955 का जो एक्ट है इसके थ्रू आपको देखा जाता है कि ये डिफाइन करा या फिर इन्फोर्स करेगा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को। अनटचेबिलिटी जो वर्ड है इसको जो प्रैक्टिस है इसको एबोलिश करने के लिए जो भी टर्म्स आपके आर्टिकल 17 के अंदर बताई गई है ये हम इस एक्ट के थ्रू सरकार से एनफोर्स कर रही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि जो टर्म है अनटचेबिलिटी ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी एक्ट में डिफाइन करी गई है। सो इसको याद रखिएगा कि अनटचेबिलिटी जो वर्ड है ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना एक्ट में किया गया है किसी, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कोर्ट्स के जजमेंट के थ्रू बात करी गई है कि अनटचेबिलिटी क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी वर्ड जो है ये डिफाइन नहीं करा गया है ना एक्ट में ना आपके कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी। ये अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स अ प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन जो रफ आइडिया होगा हमको तो वो कोर्ट्स के जजमेंट्स के थ्रू आपको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैसूर हाई कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दिया था तो उसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड नॉट फंडामेंटल राइट्स? नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। दूसरा, no person shall be deprived of his property save by the authority of law. तीसरा, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। आपका आंसर होगा इसमें बी, यानी कि 1 and 2। देखिए, अगर इसमें आपको पता होगा कि जितने भी राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गए हैं वो सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहे जाएंगे, लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर भी कई राइट्स ऐसे होंगे जो कि आपके स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स में डिफाइन करे गए हैं अलग से। ठीक, तो उनको फंडामेंटल राइट्स कंसिडर किया जाएगा। अब आप देखिए, इसको एक उसमें देख के चलते हैं। पहला जो आपका राइट था, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये आपका आर्टिकल 265 में दिया गया है जो कि आपका पार्ट 12 में देखा गया है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसलिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाएगा। दूसरा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 300A में दिया गया है जो कि आपका पार्ट 12 में है, और ये पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन इसको बाद में हटा के यहाँ रख दिया गया। ठीक, तीसरा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन और अगर आप इसको कैरेक्टर डिफाइन करो तो ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। ठीक, क्योंकि तीसरा वाला क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, और उन्होंने क्या पूछा था कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो 1 और 2 आपके फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इज स्लैश आर करेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ फ्यू वर एडेड लेटर। दूसरा ये कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरेस्टवाइल यूएसएसआर। करेक्ट बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1, 2, नीदर 1 और 2, और इसमें आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपका सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। दूसरा ठीक है, ये अरेस्ट वाइल यूएसएसआर से ये फीचर हमने लिया है। और अगर हम देखना चाहें तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बनी थी, मतलब 1776 में इसने रिकमेंडेशन दी थी जिसके थ्रू आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। जब उस टाइम ऐड किए गए थे तो हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो कि हमने कल भी देखी थी, और अब हमारे पास 11 है, और इसमें से एक आपकी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आपकी 2002 ईयर में ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। देन और फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखिएगा पार्ट 4A में आता है, और ये 51A आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं।
ठीक। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।